अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। मशरिक़ वस्ता इस वक्त तारीख़ के ख़तरनाक तरीन मोड़ पर खड़ा है। ऑपरेशन वादा सादिक़ के तहत ईरान के ताबड़तोड़ हमलों ने खित्ते का नक्शा बदल कर रख दिया है। इसराइल से लेकर दुबई और अबू धाबी के अमरीकी अड्डों तक, अबनाए हरमस से लेकर उर्दन के थॉट सिस्टम तक जंग की आग हर सू फैल चुकी है। एक तरफ ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान पड़ोसियों को अमन की नवीद दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ पासदाराने इनकलाब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुल्लम खुल्ला ललकार रहे हैं। अमरीकी अखबारात के मुताबिक रूस ईरान के पीछे खड़ा है, जबकि व्हाइट हाउस ईरान से गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा कर रहा है। क्या ये तीसरी आलमी जंग का पेशखेमा है? क्या मशरिक़ वस्ता की जोग्राफियाई सरहदें दोबारा लिखी जा रही हैं? और क्या इंडोनेशिया या सऊदी अरब का बैक चैनल डिप्लोमेसी मिशन इस आग को बुझा पाएगा? आज हम इसी पर बहस करेंगे, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमर चीमा, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी चीमा साहब, अमरीकी अखबार का दावा है कि रूस ईरान का साथ दे रहा है। क्या ये तनाज़ा बाकायदा दो ब्लॉक्स की तरफ बढ़ रहा है, जिसपे हम अमरीका इजराइल बमुकाबला रूस और ईरान को देखते हैं? क्या ये एक नई सर्द जंग का एक नुक्ता आगाज समझा जा सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये कोई नई सर्द जंग का नुक्ता आगाज़ है। मुझे ऐसे लगता है कि रशिया ज़ाहिर बात है अपना स्कोर सेटल करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं किसी न किसी तरीके से, जैसे जैसे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने यूक्रेन में बहुत टफ़ टाइम दिया है रूस को, तो वो समझते हैं कि ये मौका है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। तो मेरा ख़्याल है इसको इस एंगल से देखा जा सकता है। बाकी ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम्म। जिसमें ये कहा जाए कि हालात जो हैं वो कोई इस नई सर्द जंग की वजह यानी तरफ रूस को जा इस रहे वक्त मौका मिला है अपना दाम चलने का। अच्छा, अब ये बताइए, ईरानी वजीर खारजा, उनका स्टेटमेंट के अरबों से दुश्मनी नहीं है, निशाना सिर्फ अमरीकी अड्डे हैं। तो क्या इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ये जो स्ट्रेटजी कही जा रही है, ये खलीजी रियासतों को अमरीका की जो एक अम्ब्रेला है, उस अम्ब्रेला के अंदर से कर एक सिफारती, अच्छी सिफारती कोशिश समझी जा सकती है? देखिए देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वो कह रहे हैं ये वो कर नहीं पाएंगे। उसकी वजह ये है कि ये प्रेसिडेंट के पास या उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप के पास इस वक्त ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। हाँ जो हाँ हाँ। कंट्रोल है वो ज़्यादातर जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के पास है, आईआरजीसी के पास है। और पासदारा ने नए इनकलाब के पास है। जी, 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 जी। हम्म। और वो समझते हैं कि हमें ये कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहिए। और क्योंकि देखें आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत हुई है, अभी वो दफ़नाए भी नहीं गए, और दूसरे नंबर पे अभी उनके अगर बेटे को लाया जा रहा है, वो भी थोड़ा देखना है कि वो कब आएँगे। उनका नाम आया था और ख़ामोशी हो गई, क्योंकि वो समझते हैं पीक ऑफ द जंग है, तो अगर उनको लाया जाए तो उनको भी कहीं असैसिनेट ना कर दिया जाए, तो बड़े केयरफुल हैं वो। हम्म। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी-सी मुश्किल जो है वो होने वाली है कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप या जो डिप्लोमेट्स हैं ये फैसले नहीं होंगे। ये जो फैसले हैं ये आईआरजीसी करेगी। और दूसरी बात ये भी है कि इन द मिडल ऑफ द वॉर इस तरह के जो फैसले करना ये लॉन्ग टर्म नहीं रह सकते, क्योंकि अमेरिका अगर इंडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग करता रहता है तो ईरान अपने आप को क्यों बांध ले कि मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। तो मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा टेक्निकली करना मुश्किल काम है। ओके। प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान में नई मजहबी क़यादत का मुतालबा करते हैं। क्या उनका ये मुतालबा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत किसी भी मुल्क के अंदर अदम मुदाखलत के हवाले से ये उसमें नहीं आता? मतलब यूएस इस वक्त किसी भी लेवल पर कहीं भी किसी को भी आंसरेबल नहीं है, सर? देखिए, ऐसे थोड़ा ही हो सकता है कि आप किसी दूसरे मुल्क पे हमला करें और फिर कहें कि जी हम वहाँ पे लीडरशिप बदलना चाहते हैं। इंटरनेशनल लॉ तो इसकी इजाज़त नहीं देता, इंटरनेशनल कन्वेंशन इसकी इजाज़त नहीं देते, यूएन चार्टर इसकी इजाज़त नहीं देता। और लगता ये है कि ये जो तरीक़ाकार है कि जी आप ताकतवर हैं और आप किसी कमज़ोर मुल्क के ऊपर जाके हमला करके वहाँ पे नए लीडर्स को इंस्टॉल कर दें, कम से कम ये मिडल ईस्ट में, ईरान में तो आप नहीं कर सकते। और जैसे वेनेजुएला में किया, वो तो एक ठीक है, समझ आई उस बात की। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो जो लीडरशिप है वो ये किसी अमेरिका की फ़ैसला करे कि ईरान में हमें अपनी मर्ज़ी का बंदा चाहिए।
बल्कि अगर आपने देखा हो तो ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा का बयान भी आया है कि ट्रंप साहब तो अमेरिका में न्यूयॉर्क का मेयर नहीं लगा सकते, तो वो दूसरे मुल्क के अंदर मिडल ईस्ट में आके एक नया सदर और वज़ीर आज़म और वेरी वेरी आयतुल्ला वैलिड बदल। पॉइंट, रादर वेरी वैलिड पॉइंट। अच्छा, अब ये बताइए, इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वहाँ पर ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं और ज़ाहिर है कि वो इस वक्त 90-95% चोक है। तो ये तमाम चीज़ें आलमी तिजारती कवानीन लॉ ऑफ द सी के तहत इसकी क्या हैसियत है, और अगर ये मुस्तकिल तौर पर या तवील अरसे तक बंद रहती है तो दुनिया ईरान के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, क्या होगा? देखिए, दुनिया मुझे नहीं लगता ईरान के खिलाफ खड़ी होगी। दुनिया जो है वो ये समझती है कि हमें देखना ये है कि अपने-अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, मुझे जो ज़ाती तौर पे चीज़ लगती है। दूसरी बात ये भी है कि दुनिया ये भी समझती है कि ईरान अगर ये जंग ना फैलाता तो और क्या करता? ईरान कैसे जो है अमेरिका और इज़राइल के ऊपर जो है इस जो कॉस्ट ऑफ वॉर है उसको बढ़ा सकता था। यही एक तरीका उसके पास था, एक वो ईरानियों के मुताबिक ये एक लेजिटिमेट तरीका है और वो कह रहे हैं कि हम दूसरे मुल्कों के ऊपर तो हमले नहीं कर रहे, हम उनकी सॉवरेन लैंड पे हमले नहीं कर रहे। ये जहाँ पे अमेरिका की मिलिट्री बेसिस हैं, वो अमेरिका का वहाँ पे कानून चलता है। अमेरिका की जो है वो वहाँ पे अमलदारी है। तो वो ज़ाहिर बात है इस चीज़ पे वो उनका एक हक है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उसकी ज़ाहिर बात है कॉस्ट सबको देनी पड़ रही है, पाकिस्तान को भी देनी पड़ रही है और मुल्कों को भी देनी पड़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वो कहते हैं ना फिर जंग के अंदर इस तरह की चीज़ें तो होंगी और अगर और आज भी जैसे वो कह रहे थे कि हम अपने दोस्त ममालिक पे, नेबरिंग कंट्रीज़ पे हमला नहीं करना चाहते, तो ज़ाहिर बात है यही वजह है कि ये मुल्क भी कोई ईरान पे इसी वजह से हमले नहीं कर रहे ना, हम्म। बिकॉज़ उनको पता है कि ये हमारी सरज़मीन पे हमले नहीं कर रहे। जी। ओके। अच्छा, ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि इस वक्त कुछ खबरें हैं सऊदी अरब और ईरान ईरान के दरमियान बैकडोर राब्ते डिप्लोमेसी की, क्या कुछ हकीकत है इसमें, और क्या ऐसी सूरत में रियाद इस वक्त वाशिंगटन का जो एक जारहाना मौक़िफ़, बल्कि सख्त गिर मौक़िफ़ इस वक्त वाशिंगटन का और ईरान का जारहाना मौक़िफ़ जो रद्द अमल रादर इसे कहेंगे, तो इसके दरमियान एक बैलेंसिंग एक्ट कर पाएगा, इस पोजीशन में है रियाद? देखिए, रियाद बिल्कुल कर सकता है, ये क्यों नहीं कर सकता और पाकिस्तान भी उसके साथ मिलके बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर सकता है, पाकिस्तान भी इसमें काफ़ी कोशिश कर सकता है। लेकिन सिर्फ़ चीज़ ये है कि अगर कोई सिग्नल मिले तो हम्म। रियाद का ये काम एफ़र्ट करना अगर ईरान कहे तो और अगर अमेरिकन्स भी पीछे हटें तो ये तो मेरा ख़्याल है रोल देना पड़ता है लेकिन वो कौन-सा मुल्क हो सकता है? क्या ये ओमान कर सकता है, तुर्की कर सकता है, सऊदी अरब कर सकता है? तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने हैं। सो एक मुश्किल काम है, लेकिन ये है एक। अच्छा, ये जो बात की जा रही है बूट्स ऑन ग्राउंड की, अमेरिका वहाँ पर अपनी फ़ौज जो है वो उतारेगा और फिर एक तवील अरसे की बात की जा रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए कौन सा वक्त थोड़ा सा मुश्किल होगा, कशमकश का होगा? ज़ाहिर है कि इस वक्त तो पाकिस्तान अगर सालिसी की कोशिश करा सकता है कुछ भी, लेकिन कोई एक पॉइंट ख़तरनाक भी तो हो सकता है हमारे लिए, वो क्या होगा? देखिए, अगर वहाँ पे बूट्स ऑन ग्राउंड आते हैं, वहाँ पे सिविल वॉर सिचुएशन होती है, तो ये हमारे लिए बड़ी परेशानी वाली बात होगी। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा-सा केयरफुल रहना होगा। हमारा ईरान के साथ 900 किलोमीटर का बॉर्डर है, हमें इस चीज़ को बहुत केयरफुली देखना है। वहाँ पे कोई ऐसी अपराइज़िंग ना हो, नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में असला ना चला जाए। इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो हमें नज़र आ रही हैं और इस पे केयरफुल भी रहना होगा। तो मेरा ख़्याल है कि ये इस चीज़ पे पाकिस्तान को अलर्ट होना होगा। ओके। कल सर वो जो अमेरिकन सेनेटर ने कहा कि ये एक मजहबी जंग है, और उसके बाद बहुत इसके ऊपर बात की जा रही है, बिलखुसूस सदर ट्रंप जो हैं वो आपके वाइट हाउस के अंदर अपने ऑफिस में जो पादरियों के साथ बैठ के उन्होंने खुसूसी दुआएं कराई हैं, तो ये इस मामले को किस तरफ लेकर जा रही है? ये सिर्फ ईरान के मादनी वसाइल के ऊपर कब्जे की बात की जा रही थी, या उससे बढ़ के कहीं कोई ये जो है मजहबी जंग की तरफ किया जा रहा है मामला? देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिकी सदर अनपॉपुलर हो रहे हैं, तो जब आप अनपॉपुलर होते हैं, तो फिर आप इस तरह के फ़ैसले करते हैं कि अपनी ज़्यादा सपोर्ट ले सकें और ये कह सकें कि जी मैं मज़हबी जंग कर रहा हूँ, ये ईरान जो है वो ईविल है।
तो ये भी तो देखें ना, मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं कुछ महीनों के अंदर। फिर ये भी देखें कि ग्रॉसरीज़ की कीमतें बढ़ी हैं, इन्फ्लेशन वहाँ पे ज़्यादा है, कीमतें बढ़ी हैं। तो ट्रम्प साहब जो है वो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, रिलिजन बेस्ड पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये कुछ इस तरह की एफर्ट्स हैं ताकि वो लोगों को कह सकें अपनी आवाम के सामने कि देखो मैंने क्रिश्चियनिटी को प्रोटेक्ट किया, मैंने क्रिश्चियनिटी को मजबूत किया, ये ईवल थे और हम मिल के कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इस तरह का एक एनवायरनमेंट वो बनाना चाहते हैं, लेकिन ये कोई इतना आसान नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये बका की जंग दोनों तरफ है, नेतन्याहू की तरफ भी दाखिली मसाइल उनकी हुकूमत को, और सदर ट्रंप ज़ाहिर है कि इस वक्त अनपॉपुलर हो रहे हैं एज यू सेड, और आगे चल के मिड टर्म इलेक्शन भी हैं। ये एक तजिया किया जा रहा था कि जनाब किसी सूरत अमेरिका हारना नहीं चाहेगा, पीछे नहीं हटना जाएगा, और खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड ऐसी कोई सिचुएशन ना आ जाए कि उसके पास फिर लेवल के ऊपर न्यूक्स अगर वो इस्तेमाल करे ईरान में। क्या इसका भी खदशा मौजूद है? मैं नहीं समझता ऐसी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, मुझे नहीं लगता ऐसी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ये एक पहले ही देखें ईरान उतना कमज़ोर मुल्क है, आप उसके ऊपर उसकी लीडरशिप को डिकैपिटेट कर चुके हैं। आप वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन कैसे चला सकते हैं? ये मेरा ख्याल है अगर वो ये करेंगे तो बैनुल-अक़वामी दुनिया देख रही है, अमेरिका के पास कोई मॉरल लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है ये करने की। सर, बैनुल-अक़वामी दुनिया तो अभी भी देख रही है ना, पिछले 3-4 साल से हम जो इस वक्त जो जारियत है गाजा के अंदर, वो भी पूरी दुनिया देख रही है, यूनाइटेड नेशन भी देख रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल सब देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा। देखिए वो अलहदा बात है, लेकिन आपका मॉरल वैल्यू ख़त्म होती है, आपकी लोग जो हैं वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर के अंदर आप जो मर्ज़ी करें। जैसे बरतानिया ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, यूरोपियन ममालिक कह रहे हैं आपकी जंग गलत है, तो यही बहुत काफ़ी होता है। सम टाइम आप दूसरी, ये तो नहीं है कि दुनिया ईरान के साथ मिलके तो अमेरिका के खिलाफ लड़ना लग पड़े, लेकिन आपकी ग्लोबल आइसोलेशन जो है या लीगल बुनियादों पे ये चीज़ें, तो दुनिया इसको समझती है। जी। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नरेंद्र मोदी, उनकी यात्रा, नेतन्याहू वहां पर गए इजराइल, और उसके बाद हमने देखा कि ये बिल्कुल फ्लेयर अप हो गया, और फिर हालिया जो एक ईरानी जहाज जो शिप जो है उसको तबाह किया गया। क्या इस वक्त इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं, किस तरह से देखा जा रहा है इस वक्त इस पूरे मामले में भारत के किरदार को? देखिए भारत का किरदार जो है वो बड़ा ख़राब रहा है। वो इस वजह से कि मुसलमान दुनिया को नापसंद आया है कि नेतन्याहू जो कि वॉर क्रिमिनल है, आप उसके पास गए और उसने जो गज़ा में जेनोसाइड किया है, आपने उसको कवर देने की कोशिश की है। दूसरी तरफ इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि अमेरिका के अंदर नरेंद्र मोदी और जो इंडिया की जो लॉबिंग है वो बड़ी कमज़ोर है, और वो वहाँ पे गए थे ताकि अमेरिकी लॉबी को बता सकें, इज़राइली लॉबी को बता सकें कि इंडिया आपका दोस्त है, और अमेरिका की ये जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया के बारे में, इसको चेंज किया जाए। तो बेसिकली वो एपैक और इज़राइली लॉबी को बताने गए थे कि इंडिया आपका पार्टनर है। वो नेतन्याहू को शायद इतनी सपोर्ट नहीं करने गए थे, लेकिन अरब दुनिया बड़ी नाराज़ है नरेंद्र मोदी के इस बिहेवियर ठीक से। है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर चीमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त आबनाए हर्मज़, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ बंद है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की मईशत जो है एक फेयर ऑफ अननोन है। दुनिया भर की मईशत कहाँ खड़ी है और पाकिस्तान पर ये क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इसका जायज़ा लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। आलमी नक्शे पर आबनाए हर्मज़ महज एक समंदरी रास्ता नहीं रहा, बल्कि आलमी मईशत की गले में पड़ा हुआ वो फंदा बन चुका है जो किसी भी वक्त कसा जा सकता है। ईरान और इजराइल की ये जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन्स तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसकी तपिश आप अपने बिजली के बिलों, पेट्रोल पंप्स की लाइनों और किचन के बजट में भी महसूस कर सकते हैं। आलमी जरीदे चीख चीख कर कह रहे हैं कि तेल $150 फी बैरल तक जा सकता है। सवाल यह है कि क्या 26 दिन के ईंधन पर चलने वाला पाकिस्तान इस आलमी तूफान का मुकाबला कर पाएगा? क्या हमारी अशराफिया को इदराक है कि अगर खलीज बंद हुई तो हमारी इंडस्ट्री का पहिया हमेशा के लिए जाम हो सकता है? इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त मलेशिया से मुआशी तज्जियाकार शान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। शान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और डॉक्टर खाकान नजीब ने भी हमें ज्वाइन किया, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। शान, सबसे पहले तो ये बताइएगा, इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त क्रूड ऑयल प्राइसेस $150 पर बैरल की बात कर रहा है। कहां तक आप समझते हैं कि ये एक रियलिस्टिक पिक्चर होगी, या ये नफसियाती दबाव है, या वाकई जो सप्लाई चेन है इस वक्त डिस्टर्ब हो चुकी है? शान जी इमरान, इस वक्त जो बहुत सारे इंटरनेशनल मैगजीन, जैसे आपने राइटली पॉइंट किया,
वो बात कर रहे हैं कि क्या हम 2008 वाला सिनेरियो देखेंगे, जब 11 जुलाई 2008 को प्राइस जो है वो $147 और 23 सेंट्स पर बैरल पे ट्रेड करी थी। जो करंट सिनेरियो नज़र आ रहा है, अगर आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते में ऑयल की प्राइस 35% अप चली गई है, गोल्ड की प्राइस 2.3% अप चली गई है। ये क्लियरली सिग्नल दे रहा है मार्केट को कि आने वाले कुछ हफ्तों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑयल की प्राइस $100 पर बैरल से ऊपर चली जाएगी। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो मैंने एक मीडिया चैनल में बताया है कि इसके 3 सिनेरियोस हैं, एक है माइल्ड, एक मॉडरेट और एक सेवेयर है। ये वॉर जो है इस वक्त माइल्ड से मॉडरेट की तरफ चली गई है, और जब मैं मॉडरेट की बात कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ग्लोबल इकोनॉमी को 600 बिलियन से लेके $2 ट्रिलियन तक इसका कॉस्ट होएगी ग्लोबल इकोनॉमी का। अगर सवेर हो गई हाँ, तो ये ग्लोबल इकोनॉमी को 2 से लेके $5 ट्रिलियन तक इसका इकोनॉमिक कॉस्ट होगा ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है जी। डॉक्टर खाकान नजीब सर, ये फरमाइएगा, अगर वाकई तेल $150 पर बैरल की तरफ चला जाता है तो पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है वो कितना बलून होगा, वहाँ पर क्या कितना बड़ा एक रदर मैं कहूँ कि एक धमाका हो सकता है, और साथ ही साथ हमारा बजट और IMF की सख्त शराइत, हम इतना बड़ा एक ये धचका जो है वो सह सकते हैं, इतनी जान है हमारी मईशत में? So in the first instance, let's all hope कि ये जो confined conflict है, in terms of weeks, let's say अगर upper limit अगर मैं 4 हफ्ते की भी ले लूं और कुछ gestures आने शुरू हों, जैसे भी इरानियन प्रेसिडेंट ने कहा कि हम adjoining countries को नहीं हिट करेंगे, I think that's a good gesture to begin with. So और हमेशा ये याद रखिए, because I've worked with the governments for a long time, जो जिसे कहते हैं ना बैकडोर डिप्लोमेसी या बैकडोर है, वो हर वक्त चल रही होती है। पाकिस्तान अथॉरिटीज ने भी सऊदी अरेबिया विजिट किया। सो वन शुड ऑलवेज रिमेन होपफुल। ऑन द ऑयल फ्रंट, ऑफ कोर्स ऑयल एक एक्सोजेनस शॉक है उन मुल्कों के लिए जो ऑयल इंपोर्टिंग है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज पे नहीं जा सका, और हम बिजली में भी और डायरेक्टली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी अभी भी ऑयल पे बहुत डिपेंडेंट है। पाकिस्तान में अगर $100 का ऑयल चला जाता है, मैं एक आसान मिसाल देता हूं, तो महाना $400 मिलियन का एक्स्ट्रा खर्चा शुरू हो जाता है, जिसका मतलब है $5 अरब सालाना की बुनियाद। अगर ये अभी जो 85-90 के इर्द गिर्द रहते हैं तो तकरीबन $250 से $300 मिलियन एक्स्ट्रा चाहिए पाकिस्तान को टू मीट इट्स ऑब्लिगेशंस। ये बात आपने बड़ी दुरुस्त रखी कि ये जो 25 से 30 दिन का हमारे पास इस वक्त जो बेंचमार्क है जो हम मेंटेन करते हैं, ये बहुत ही थोड़ा है। This is not a scenario that is comfortable. अगर हम वाकई फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्टेड पे डिपेंडेंट है तो ये कम से कम हमें 3 महीने पे रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें डिमांड मैनेजमेंट करनी चाहिए। प्राइसेस बढ़ाना एक चीज है क्योंकि इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, बट उसमें भी कुछ आई थिंक रूम है। इमरान, पेट्रोलियम लेवी की एडजस्टमेंट्स हैं, IMF से बात की जा सकती है। ये टाइम राइड आउट करना है आपने। दूसरी बात ये भी याद रखिए, एक बात और, ये लोग सारे जो देख रहे हैं ना दुनिया में, वो देख रहे हैं कि ब्रेंट की कीमत अभी क्या है और ब्रेंट की कीमत अगले महीने क्या है। जरा मैं सबको समझाता हूं, बिकॉज मैं ग्लोबल मार्केट्स में एडवाइस करता हूं। ब्रेंट की कीमत जरा दिसंबर की जो फॉरवर्ड कवर है उसको देखें, तो आपको दिखाई देगा कि ब्रेंट की कीमत फॉरवर्ड कवर में कम दिखाई देगी आपको। एवरीवन सपोजेस दिस कि ये बिल्कुल बढ़ती है, बट अगर आप दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो $20 नीचे दिखाई दे रहा है मुझे। सो कन्फाइंड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है सर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट ये कर रहा है कि सब समझते हैं कि अगले हफ्तों में, महीनों में डिसिपेट कर जाएगा और एक ऐसा तस्वीर आएगा जो कि जैसे पहले आया था 12 दिन में, अब हो सकता है लॉन्गर टाइम ले ले, बट बेटर सेंस वुड प्रिवेल। जो बैकडोर डिप्लोमेसी है जिसका मैंने हल्का सा इंडिया भी दिया, पाकिस्तान अथॉरिटीज ने भी इस वक्त सऊदी अरेबिया में की है, दैट वुड पुट सम सेंस। और उसका पहला जो एक आखिरी बात जरूर करूंगा कि मैं इन सब मुल्कों को एक चीज समझाता हूं कि जब आप कीमत तब्दील करते हैं वो एक चीज है, पाकिस्तान को भी इस वक्त बहुत सीवियर डिमांड मैनेजमेंट करनी चाहिए। वर्किंग हैबिट्स, मोबिलिटी, ये सब कुछ तब्दील कर देना चाहिए ताकि आप इस टाइम को राइड आउट कर सकें। ठीक है शान, इन वर्स्ट केस सिनेरियो इज देयर एनी प्लान बी? क्या कोई प्लान बी है इंटरनेशनली? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर बंद है तो यहाँ पर सऊदी अरब और UAE की जो पाइपलाइंस हैं उनका कोई अल्टरनेट रूट हो सकता है, कोई मुतबादिल हो सकता है या नहीं हो सकता? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखें, अभी फाइनेंशियल टाइम्स में आया था, फाइनेंशियल टाइम्स यही बता रहा है कि जी ऑल्टरनेटिव बड़े लिमिटेड है। और अगर आप देखें यूरोप का इस वक्त पूरा जनाजा निकल गया हुआ है, क्योंकि 40% जो
यूरोप की सप्लाईज हैं वो आती हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में, और पूरी दुनिया में 124 स्टेट्स हैं, उनमें से 124 स्टेट्स में से खाली 2 स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, एक स्टेट ऑफ हॉर्मोस और दूसरा स्टेट ऑफ मलाक्का विच रन्स पैरेलल विद मलेशिया एंड इंडोनेशिया। तो मेरा ख्याल है ऑल्टरनेटिव्स बड़े काम में, जब मंडे को मार्केट खुलेगी तो मेरा ख्याल है सिनेरियो कुछ डिफरेंट होगा। अभी भी जो सिचुएशन है ऑन द ग्राउंड इट इज़ वेरी टेंस। हालांकि ईरानियन एम्बेसडर ने अपोलोजाइज की है सारी इन कंट्रीज को जिन्होंने वो unnecessary attack में आगे, लेकिन still on the ground the situation is very tense and that makes very little room for policy makers globally to ponder upon. ठीक है जी। डॉक्टर साहब, एक पॉइंट जो इस वक्त आप डिस्कस कर रहे थे, और बाज़ार के पाकिस्तान के पास 26-27 दिन की अगर हम बात करें कि सिर्फ होना तो ही चाहिए था कि 90 डेज जो इंटरनेशनल बेंचमार्क है, लेकिन इसकी वजह क्या है? क्या हमारी वजारत पेट्रोलियम जो है वो इसकी मुजरमाना गफलत कहेंगे कि हम वो रिज़र्व क्यों नहीं मेंटेन कर पाते? क्या हमेशा हम आउट ऑफ द पॉकेट होते हैं? क्या हमेशा हमारे साथ ये प्रॉब्लम होता है वसाइल के हवाले से? फिर दूसरा, कुछ लेवल्स भी होते हैं ना, ऐसे मौके पे इंटरनेशनली रिजर्व्स मेंटेन किए जाते हैं इस तरह की सिचुएशन में, हम क्यों नहीं कर पाते सर? सो इमरान, लेट्स थिंक थ्रू। अगर हमने अगले 4 हफ्ते राइड करने हैं और फिर इसको परमानेंटली सॉल्व करना है, तो अगर हम ये 3 मिनट में एक्सप्लेन ना कर पाए तो इसका मतलब है कि हमें इसकी समझ नहीं है। अगले 4 हफ्ते राइड करने का तरीका बड़ा सिंपल है। पहले आप वर्किंग पैटर्न्स चेंज करें, जिसका मतलब है वर्क फ्रॉम होम, 4 डे वर्किंग वीक, सो दैट अगर एक मोटर बाइक वाले को 5वें दिन वो महंगा पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ेगा तो उसकी पॉकेट पे भी इंपैक्ट नहीं आएगा। दिस इज रियली रियली ट्रूली व्हाट वी डिड इन कोविड टाइम, सो दैट हम इसको हल करें। स्कूलों को अगले हफ्ते से बंद कर दें, सो दैट जो स्कूल की ट्रांसपोर्ट है उसका भी डीजल, उसका आई अस्यूम के बसेस पे जो बच्चे जाते हैं और जो पेट्रोल पे भी जाते हैं वो बचना शुरू हो। तो एक तो ये कर लें। मोबिलिटी मैनेजमेंट फौरी तौर पे करें। जो कोटास हैं इस वक्त पेट्रोल के दिए हुए प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में, उनको एकदम ड्रॉप कर दें, सो दैट पीपल्स बिहेवियर स्टार्ट चेंजिंग। एनर्जी एफिशिएंसी के बड़े क्लियर प्रोटोकॉल्स हैं। ये मीडियम टर्म में भी हो सकते हैं, इमीडिएटली भी हो सकते हैं। स्ट्रीट लाइट हम कोविड के जमाने में एक जलाते थे, एक शट करते थे, बिकॉज मैंने उस वक्त पाकिस्तान को एग्जैक्टली यही एडवाइस किया था एंड वी वेंट थ्रू इट। पीपल्स बिहेवियर, इमरान अगर 2 दफा जाते हैं शॉपिंग मॉल में हफ्ते में, तो उनका पीपल बिहेवियर प्राइसिंग सिग्नल से भी चेंज होना चाहिए, अदरवाइज भी चेंज होना चाहिए। टीवी पे लीडरशिप को आके कहना चाहिए कि आप अपने पे भी जिम्मेदारी लें, सब कुछ हुकूमत पे ना छोड़ें। लेकिन तो सर तो यहाँ पर आप जो पीपल बिहेवियर है सर, वो ऐसा लग रहा है कि आवाम का इसके ऊपर ज़्यादा वो है। मिसाल के तौर पे हम हुकूमती अखराजात जो है हुकूमत वो कम नहीं करती। फिर दूसरा ये कि गवर्नेंस के मामलात बहुत हैं। कोविड में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने सुबह 7 बजे दुकानें खुलवाई, उसके बाद जो है आपकी एनर्जी सेविंग हुई, डे लाइट सेविंग जो है वहाँ पर हमने देखी थी सारी चीज़ें। तो ये मार्केट्स हमारे यहाँ 12 बजे दोपहर में 3 बजे खुलती हैं। आप चले जाएं लाहौर चले जाएं, कराची में तो बहुत एक ये पैटर्न है इस तरह का। तो ये गवर्नेंस के भी तो मामलात है ना, ये हुकूमत को आगे बढ़ना होगा फिर इसमें। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन दी एंड एवरी प्रॉब्लम इन पाकिस्तान इज रिलेटेड टू गवर्नेंस। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इमरान। अब इसी से बिल्कुल कमर्शियल कारोबार 7 बजे बंद करें। क्यों? क्योंकि जब आप 7 बजे बिजली को रैंप अप करते हैं ना, जब पीक टाइम आता है पाकिस्तान में, तो किससे रैंप अप कर रहे होते हैं? एलएनजी से रैंप अप कर रहे होते हैं, डीजल से रैंप अप कर रहे होते हैं, फॉसिल फ्यूल से रैंप अप कर रहे होते हैं। तो ये कौम को इंडिया दें, समझाएं, और ये वीक्स की बात है ना, राइड आउट कर लें। अब आपने कहा कि यार ये तो हो गया शॉर्ट टर्म, सो वी हैव अ वेरी क्लियर पाथ, लेट्स ट्राई एंड मूव ऑन दैट। लेट्स होप कि जो समझदार लोग हैं, अथॉरिटीज हैं, वो कर रही हो। आपने जो अच्छा सवाल पूछा कि यार फिर लॉन्ग टर्म में क्या होगा, देखिए लॉन्ग टर्म तो बड़ा क्लियर है पाकिस्तान का एक लॉन्ग टर्म तो ये जो हमने इनिशियली डिस्कस किया कि वी शुड हैव ज़खायर जो हम 2 से 3 माह के हों, ताकि ये कोई शॉक आता है जिसको बफर्स कहते हैं, सह सके। दूसरी बात ये है, आपके पास है क्या? पानी आपके पास है, सूरज आपके पास है, विंड कॉरिडोर्स 60,000 मेगावाट की इस वक्त कैपेसिटी है। अगर आप वाकई पानी से लेना चाहें, 50,000 मेगावाट की कैपेसिटी है अगर आप विंड से लेना चाहें, और विंड तो कंटिन्यूअस है, वो ड्रॉप भी नहीं करता। इसी तरह सूरज आपने जरा सा किया, आपके 12,000 मेगावाट लोगों ने लगा लिया। और आखिर में इंडिजिनस कोल। सो अगले 5 से 10 साल में लेट्स मूव पाकिस्तान आउट ऑफ डिपेंडेंस ऑफ इंपोर्टेड एनर्जी, जिसका 18-20 अरब डॉलर का बिल है सालाना का, इनटू ऑल दिस व्हिच इज इंडिजिनस, एंड जिसकी सबसे बड़ी चीज यह है कि एनर्जी सिक्योरिटी पाकिस्तान की थ्रू व्हाट आई कॉल जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, जिसका मतलब है एनर्जी transition into green energy, but just energy transition, which is cheaper, which doesn't have an impact on your balance of payments. But एक बात इमरान जो आपने किया ना, इसके लिए you need ministries,
which are professionally run, professionally capable people are to run them, especially an energy ministry. Let me just end this with this thought, क्योंकि आपने बहुत अच्छा point उठाया. You need an energy regulator with a high caliber professionals which are not available in the country, unfortunately. Regulatory निजाम के लिए. ठीक You है, need a there is a way. हमें जो है ये डिसाइसिव मोमेंट भी हो सकता है इस मुल्क के. ये क्राइसिस जो है इससे हम कुछ बहुत सारी चीजें सीख भी सकते हैं और पीछे हम कोविड में देख कर आए कि किस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना. इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब भी मौजूद हैं और शान सईद भी मौजूद हैं. एक मुख्तसर सा ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं. वेलकम बैक. शान, ये बताइए, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है ऑयल प्राइसेस, पेट्रोलियम प्राइसेस जो बढ़ी हैं. ज़ाहिर है कि एक लॉजिक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. इंटरनेशनली क्या हो रहा है, किस तरीके से ये, क्योंकि ये ऑयल प्राइसेस पूरी दुनिया का इस वक्त एक मसला है, तो आप बताइए किस तरह से मैनेज किया जा रहा है दुनिया भर में इसे. मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा, ये पूरी दुनिया का मसला है. ये मसला यूरोप का है, ये मसला यूके का है, जापान का है, साउथ कोरिया का है, चाइना का है, और बहुत सारे ममालिक ने ऑलरेडी जो हैं वो वॉर फुटिंग पे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करना शुरू कर दी है. उन्होंने प्रोक्योर करना के लिए जो है ऑलरेडी एडवांस निगोशिएशन करना शुरू कर दी हैं. और ये मैं भी ये सुनता हूँ लोगों से कि जी गवर्नमेंट ने क्यों बढ़ा दिया. ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ नहीं है, बहुत सारी. कल से मैं आपको बताऊं, मलेशिया की गवर्नमेंट ने एक मैसेज दिया है पूरे लोगों को कि वो अपनी स्पेंडिंग में प्रूडेंट हो जाए, क्योंकि जियो पॉलिटिकल रिस्क बढ़ता जा रहा है. और गवर्नमेंट ने लोगों को, पूरी मलेशियन गवर्नमेंट ने लोगों को कहा दिया है कि आप अपनी स्पेंडिंग में प्रूडेंट हो जाएं. अगले 2 से 3 महीने ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी, जियो पॉलिटिकल रिस्क बढ़ता जाएगा. तो मेरा ख्याल है बहुत सारे मुल्क प्रिपेयर करना शुरू हो गए. यूरोप, जहाँ पर हमारे कुछ कुलीग काम करते हैं, वो बता रहे हैं, और जो प्राइसेस हैं गैस की, दे आर अप 70%. और उनके यहाँ उनको अब चैलेंज है कि वो क्या रशिया के पास जाएं या यूएस के पास जाएं. रशिया ने ऑलरेडी एक कह दिया है, स्टेटमेंट कल दिया है प्रेसिडेंट पुतिन ने कि मैं गैस देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी कंडीशंस होगी. तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा क्लासिक आउट मैनूवर किया उन्होंने, आउटप्ले किया सारे यूरोप को, जिन्होंने एक बड़ी गलत स्ट्रेटजी अडॉप्ट की ड्यूरिंग द होल यूक्रेन रशिया वॉर. और अब वही यूरोप जो है वो रशिया के पास जा रहा है. तो इस पूरे जो ईरान इजराइल का जो जंग है, उसमें द बिगेस्ट विनर इज रशिया एंड द बिगेस्ट लूजर इज यूरोप. तो मेरा ख्याल है यूरोप को तो लाले पड़े हुए हैं कि अगर हमारी गैस और हमारा ऑयल नहीं आएगा तो हम किस तरह सर्वाइव करेंगे. सो दिस इज गोइंग टू लीड ग्लोबल इकोनॉमी इनटू डीप रिसेशन. ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं. जाहिर है कि ये वक्त नहीं है कि हम कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व मेंटेन करें, और कभी अब ज़रूरत ऐसे लेवल्स आए तो हमने किया भी नहीं अनफॉर्चुनेटली. लेकिन क्या जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वहां पर जाया जा सकता है, जो स्पॉट मार्केट्स हैं, जो फ्यूचर्स मार्केट हैं, वहां पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? आपका अपना नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज भी मौजूद है, एक बड़ी फंडिंग वहां से जाके क्या हम हेज कर सकते हैं पाकिस्तान में? इस हवाले से कभी कुछ क्यों नहीं सोचा जाता डॉक्टर साहब? एक तो ये कि जो रेड सी का रूट है उसको यूज करते हुए थोड़ा सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है उनको बढ़ाना चाहिए. व्हाट आई हियर फ्रॉम द अथॉरिटीज इज कि दे आर ट्राइंग टू डू दैट. सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट भी है, एक ब्रादराना ताल्लुकात भी हैं, सो दे कैन मे बी मूव अ कार्गो और टू फ्रॉम देयर सो दैट हम ये टाइम राइड आउट कर सकें. दूसरी बात जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो पाकिस्तान के जो इंडिजिनस गैस है उसको थोड़ा रैंप अप किया जा सकता है ताकि इस टाइम को फिर अगेन राइड आउट किया जा सके. प्राइसिंग एक सिग्नल है, बाकी सिग्नल्स दे देने चाहिए. इससे यह है कि लोगों का जो बिहेवियर है वो तब्दील हो जाए कि ये एक ऐसा सर्कमस्टांस है, एक ऐसा शॉक है जिसमें से पाकिस्तान गुजर रहा है, और इसको गुजरने के लिए एवरीवन हैज टू काइंड ऑफ पिच इन. और पब्लिक सेक्टर को अपना एक्सपेंडिचर जो है उसको कटेल करना चाहिए इस वक्त, और उसके भी मेजर्स जो है वो सामने ले आने चाहिए. ये मैं इसलिए कहता हूँ कि इससे एक तकवीत मिलेगी कि अगर आपको पेट्रोलियम लेवी को थोड़ा सा संभालना भी पड़ा, हम तकरीबन 1425 अरब रुपया सालाना की बुनियाद पर कलेक्ट करेंगे. इसका मतलब है 118 अरब रुपया माहाना की बुनियाद पर. लेट्स से कि हम ये जो पेट्रोलियम लेवी का राइज है इसको 20-25 रुपए संभाल लें, सो थोड़ा सा स्टैगर कर दें प्राइस राइज को, तो पाकिस्तान इस चीज में से जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है उसमें से भी गुजर जाएगा. ये भी याद रखिए कि दुनिया के ममालिक में ये डीरेगुलेटेड प्रोडक्ट है, डेली के बेस पे उनकी प्राइस चेंज होती है.
हमने ये पहले महीना था, मुझे याद है कि व्हेन आई वाज विद द गवर्नमेंट, तो हमने इसको 15 दिन किया। हफ्ता कर देना भी बिल्कुल ठीक है, डीरेगुलेट कर देना चाहिए, एक कंपेटिटिव मार्केट होगी एंड लेट द मार्केट बिहेव। नहीं तो उसमें सर, उसमें मसला क्या रहा है? डीरेगुलेशन में मसला क्या है? हुकूमत का काम करना नहीं, एक पॉलिसी, कंड्यूसिव पॉलिसीज देना है और डीरेगुलेट होना चाहिए, चीजों को प्राइवेटाइज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फिर मसला क्या आता है पाकिस्तान में? क्यों हुकूमत इसके ऊपर बैठी हुई है? सो वी स्टिल रनिंग इकोनॉमी जिसमें हम समझते हैं कि हुकूमत बायर भी है, सेलर भी है चीजों की, हुकूमत पॉलिसी साजी भी करती है और हुकूमत रेगुलेशन भी करती है। सो डीरेगुलेशन की जरूरत नहीं है। ये मसला माइंडसेट का है, मसला इस सोच का है जिसमें हम एक, जिसे कहते हैं, होल्ड को तोड़ना नहीं चाहते। जहां पे तोड़ा है वहीं पे पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। कई मार्केट्स पाकिस्तान की जो डीरेगुलेटेड चलती हैं वो बिल्कुल नॉर्मल चलती हैं और जिसमें इंटरवेंशन स्टेट की नहीं होती, जिसमें प्राइस की डिस्टॉर्शन नहीं होती। इस तरफ मूव करना, बहुत अरसे से ये बात हो रही है कि एनर्जी मार्केट की क्रिएशन कैसे हो। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान में हम रिफॉर्म की बात करते हैं, एनर्जी सेक्टर इज फार बियॉन्ड रिफॉर्म इमरान। एनर्जी सेक्टर एक तंजीम नौ मांगता है। वो तंजीम नौ का जो स्ट्रक्चरल स्टेप है वो कोई भी तैयार नहीं हो रहा मेंटली लेने को। लेकिन सर इसमें जो ब्यूरोक्रेसी है वो कितनी बड़ी आप समझते हैं कि इश्यूज है वहां का? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो चीजों को कमर्शियल डिसीजन लेता है और ब्यूरोक्रेसी में हम देखते हैं कि वहां पर डिसीजन मेकिंग नहीं होती, वहां पर कोई किसी को जवाबदेह नहीं होता। ये एक फर्क है इसमें। फिर देखिए ना, इसमें तो ये बात यहाँ है कि पाकिस्तान का जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशन नहीं है, वो बिल्कुल ठीक चलता है मार्केट फोर्सेस पे। हमारा बैंकिंग सेक्टर भी ऐसे ही चलता है। यही पाकिस्तान की कामयाबी की मिसाल है। इसमें कोई शक नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी देमसेल्व्स नीड्स टू गेट प्रोफेशनलाइज्ड, ये पहला स्टेप है। एंड देन वी नीड टू वॉक आउट ऑफ द डिस्कोर्स, वॉक आउट ऑफ द सुइज, वॉक आउट ऑफ, जिसे कहते हैं, रनिंग एंड बीइंग द सोल बायर ऑफ गैस, सोल बायर ऑफ पेट्रोलियम, sole buyer of electricity at very high guaranteed rates of returns। इन सब चीजों को ठीक करना ये बहुत बड़ा टास्क है, वरना 78 साल में यहां ना खड़े होते। और इसमें कुछ ये है कि हमने लोकल सोच को पनपने नहीं दिया। हम अभी भी समझते हैं कि कोई बाहर से आकर ये हमें कोई मॉडल लिख देगा। ये आहिस्ता आहिस्ता कॉन्टेक्स्ट बेस्ड हमें करना पड़ेगा। I think directionally, let's hope कि we move towards this kind of। ठीक है, लास्ट में आता हूँ। शान, आप देख रहे हैं मौजूदा हालात में इस पर जो वॉर रिस्क प्रीमियम है वो कितना बढ़ता हुआ, इंटरनेशनल ये जो फ्रेड है और इसके साथ साथ इन हालात में इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कितनी आपको लग रही है कि चोक होगी, कितनी गिरावट उसके अंदर आएगी? और दूसरा ये कि ये कब बेहतरी के इम्कानात कितनी जल्दी मुमकिन है? इमरान, जब मैं लास्ट मंथ आपके प्रोग्राम में आया था 15 मई को, तो मैंने कहा था हमने मलेशिया में फोकास्ट दी थी कि इस साल ऑयल प्राइस जो है 65 to 87 डॉलर्स पर बैरल पे ट्रेड करेगी। लेकिन ऑलरेडी जो है मार्केट इस वक्त 95 डॉलर्स पर बैरल पे ट्रेड करी है। तो ऑब्वियसली जो फेयर मार्केट वैल्यू है इस वक्त ऑयल की, इट इज़ बिटवीन 70 and 75। तो 20 डॉलर्स पर बैरल जो है वो उसका रिस्क प्रीमियम चल रहा है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये रिस्क प्रीमियम बढ़ता जाएगा, ऑयल प्राइस मजीद बढ़ेगी। आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अगर ये ग्लोबल इकॉनमी को ये दोबारा 2008 वाला सिनेरियो आ जाए और ये 130 से लेके 150 डॉलर पर बैरल पे ट्रेड करे अगले 2 से 3 महीने में। नंबर 1। नंबर 2, जो ग्लोबल ट्रेड है, आपने देखा होगा शिपिंग कॉस्ट जो है और जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो बढ़ता जाएगा। तो वो बढ़ने की वजह से ये है कि ग्लोबल इकॉनमी को तकरीबन जो उसका जो शेव ऑफ हो जाएगा जीडीपी, वो 0.1 से लेके 0.9% है। तो ग्लोबल इकॉनमी इस साल जो है वो सब पार ग्रोथ मोड में ट्रेड करेगी और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ग्लोबल इकॉनमी 1 से 2% में खाली जाएगी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब आपका भी और शान सईद आपका भी। ज़ाहिर है जो ग्लोबल टेंशन है, इस ग्लोबल टेंशन से ग्लोबल इकॉनमी जो है वो चोक हो रही है, उसका असर पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ रहा है, बिल्कुल जिस तरीके से और दुनिया की मीशतों पर पड़ रहा है। अब देखना यह है कि दुनिया की दूसरी इकॉनमीज जो हैं वो इस मामले से किस तरह से नबरदाज़मा हो रही हैं, हमें क्या करना है, हमारे पॉलिसी मेकर्स को क्या करना है। हो सकता है कि ये एक डिसाइसिव मूवमेंट हो कि हम पाकिस्तान की मीशत को इन मुश्किलात भरे दौर में जाकर अपनी बेहतर पॉलिसी से हमेशा के लिए बेहतर कर लें, इसको एक सही डायरेक्शन दे दें। इन्हीं दुआओं के साथ आज का प्रोग्राम मैं यहाँ पे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।